हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण। इसके 3-4 पार्ट बनेंगे इस वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित बहुत सी प्रथाएं समय के साथ या तो समाप्त हो गई, अन्यथा उनका रूप परिवर्तित होगा। आगे की पंक्तियों में हम ऐसे ही कुछ राजस्थान के रीति रिवाजों का अध्ययन करेंगे। पहला पढ़ते हैं जोहर। जोहर क्या होता है? जब शत्रु के आक्रमण के समय योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की कोई आशा नहीं रहती थी और उनके दुर्ग का दुश्मन के हाथ से बचना संभव होता था, तो उस दशा में किले की स्त्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से अपने धर्म एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अग्निदाह करने की प्रथा जोहर कहलाती। कहने का ये है कि जब शत्रु पक्ष आक्रमण करता था और जब राजा के या उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं रहती थी, तो पीछे रानियां बसती थी अपनी और लेडीजों के साथ अग्निदाह कर लेती थी। यह प्रथा जोहर कहलाती। केसरिया का जब यह तय हो जाता था कि युद्ध को नहीं टाला जा सकता, तो वीर योद्धा शत्रु पक्ष पर केसरिया साफा वस्त्र धारण करके टूट पड़ते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा शहीद हो जाते हैं। यह केसरिया करना कहलाता है। जब केसरिया क्या होता है कि जब कोई शत्रु आक्रमण करता है, तो अगर वो टालने की कोशिश करते हैं और टाला नहीं जा सकता, तो वो अगर अपनी कम सेना भी होती है तो वो उस सेना के साथ लेके सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध के लिए चल पड़ते हैं और उसमें शहीद हो जाते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ। तो वह क्या कहलाता है? केसरिया करना कहलाता है। साका क्या है? जब दुश्मन द्वारा किसी दुर्ग पर आक्रमण किया जाता तो योद्धा केसरिया धारण करते थे, तो स्त्रियां जोहर व्रत करती थी, तो यह साका कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब साका इन दोनों का सम्मिलित रूप है। जब दुश्मन द्वारा किसी दुर्ग पर आक्रमण किया जाता था तो पुरुष वर्ग क्या करते थे? केसरिया धारण करते थे और स्त्रियां क्या करती? जोहर व्रत धारण करती थी। जो ये शपथ लेती थी एक तरह से कि हम केसरिया करेंगे, और स्त्रियां शपथ लेती थी कि हम जोहर व्रत धारण कर लेंगे अगर हम आक्रमण के समय अगर आप जीत नहीं पाए, और तो ये स्त्रियां जोहर का व्रत धारण कर लेती। ये क्या कहलाता? साका करना कहलाता। इन दोनों में से यदि कोई एक कार्य नहीं होता तो वह अर्ध साका कहलाता। अगर केसरिया हो जाता और जोहर नहीं होता तो वह अर्ध साका कहलाता था। सती प्रथा क्या है? मृत पति के साथ उसकी पत्नी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जीवित जल जाती थी। इस प्रक्रिया को सहगमन या सती प्रथा कहा जाता है। अनुमरण क्या है? पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाए, वहीं उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, तो उसके किसी चिन्ह के साथ उसकी विधवा द्वारा सती होना अनुमरण कहलाता था। सती प्रथा तो अपनी जैसे पति की मृत्यु हो जाने पर उसके साथ जीवित जलना सती प्रथा कहलाता। तो अनुमरण क्या है? जब पति कहीं और मर जाए, उसका दाह संस्कार भी हो जाए, तो किसी उसके प्रतीक चिन्ह जैसे उसके कपड़े हुए या और कुछ भी सामान हुआ, उसको लेकर मरना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। और तागा क्या है? किसी कार्य के विरोध स्वरूप अपने प्राणों का त्याग कर देना तागा कहलाता है। किसी कार्य के विरोध के फलस्वरूप अपने प्राणों का त्याग करना, जैसे हमें किसी को काम को नहीं करना और उस कार्य के विरोध स्वरूप हम अपने प्राणों को त्याग देंगे लेकिन वह कार्य नहीं करेंगे, तो वह क्या कहलाता है? तागा कहलाता है। और सागडी प्रथा या बंधुआ मजदूरी क्या है? जमींदारों, साहूकारों आदि के द्वारा गरीब व जनजातीय लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। उसे बहुत कम या बिल्कुल वेतन नहीं दिया, जैसे सागड़ी प्रथा कहते हैं। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी क्या है कि इसमें व्यक्ति से काम तो लिया जाता था लेकिन उसे उसके बदले में मजदूरी नहीं दी जाती। उसे बेगार प्रथा भी कहते हैं। सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं। और राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया था। तत्पश्चात राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन संशोधन अध्यादेश 1975 में, सागड़ी प्रथा अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1961 में, और इसके बाद संशोधन अध्यादेश 1975 में लागू किया गया था। डावरिया क्या है? राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं साथ भेजते तो उन्हें डावरिया कहा जाता था। डावरिया जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो उनके साथ कुंवारी लड़कियां भी भेजी जाती थी साथ में, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी एक तरह से नौकरानी समझो, तो वो डावरिया कहलाती थी। नाता क्या है? नाता परस्पर सहमति के आधार पर
पुनर्विवाह की प्रथा है जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते। यदि कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद आपसी सहमति से किसी पुरुष को अपना पति चुनकर उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगे तो यह भी नाता होता है। नाता क्या है कि पुनर्विवाह की प्रथा है एक तरह से अपने पूर्व पति को तो छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है तो वह नाता कहलाता है। और एक यह भी होता है कि पति की मृत्यु के बाद आपसी सहमति के बाद अगर वो किसी और आदमी के साथ, पुरुष के साथ अपना पति चुनकर उसको साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो वह भी नाता ही कहलाता है। बरी पड़ला, वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधु के लिए श्रृंगारिक सामान, गहने तथा कपड़े लाते जिसे बरी पड़ला कहते हैं। जब लड़की की सगाई या शादी के समय जब उनको लड़की के लिए जैसे श्रृंगारिक सामान, गहने, कपड़े आदि दिए जाते हैं वह बरी और पड़ला कहलाता है। मोर बांधना क्या है? विवाह के दिन वर के सिर पर सेहरा व उस पर मोर बांधा जाता है। जो सेहरा बांधा जाता है उसको मोर बंधना कहते हैं। और टीका तिलक, विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं टीका कहलाता है। टीका क्या है? विवाह के निश्चित हो जाने पर लड़की के घर वालों की तरफ से लड़के को कुछ भेंट दी जाती है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत अब ये बंद होता आ रहा है टीका का प्रचलन। टीका किया जाता है लेकिन जो रकम दी जाती थी पहले इसका ज़्यादा प्रचलन था, दहेज प्रथा थी एक तरह से ये। बिंदोली, विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधू की निकाली जाती है, उसे बिंदोली कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं, बंदोरा कह दो, बिंदोरा कह दो। विवाह के एक दिन पूर्व वधू की निकासी के पूर्व घोड़ी पर सवार होकर जो बिंदोली निकाली जाती है वह बिंदोली कहलाती है। लग्न पत्रिका, पीली चिट्ठी, सगाई के पश्चात पुरोहितों से विवाह की तिथि तय करवाकर कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज में लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास, जिसे लग्न पत्रिका था पीली चिट्ठी भेजना कहते हैं। सगाई होने के पश्चात विवाह की तारीख निश्चित की जाती है और वह एक ब्राह्मण से, पंडित जी से लिखवा कर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती है तो वह पीली चिट्ठी कहलाती है या लग्न पत्रिका। और इकताई क्या है? वर की अंगरखी, कुर्ता, चूड़ीदार, पजामा बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त से नाप लेता है, इसे इकताई कहा जाता है। ये कपड़े के निकासी के दिन पहने जाते हैं। जब दर्जी से मुहूर्त लेकर वर के कपड़े सिलवाए जाते हैं तो वह इकताई कहलाता है। और मुगधना क्या है? भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियाँ। मुगधना क्या है? जो भोजन पकाते समय जो लकड़ियाँ काम में ली जाती है उसे मुगधना कहा जाता है। और रात्रि जगह क्या है? वर के घर बारात जाने की पूर्व रात्रि या वधू के घर पर विवाह की पूर्व रात्रि सुहाग स्त्री की रात्रि भर जागरण कर वर वधू की मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं, इसे रात्रि जगह कहते हैं। देवी देवताओं के गीतों के मेहंदी, चुन्नड़, कछुआ, मीरिया, खटमल, ओढ़नी, कुकड़ी आदि के गीत गाए जाते हैं। कुकड़ी का गीत प्रातः होते ही रात्रि जगह की समाप्ति पर गाया जाता है। रात्रि जगह क्या होता है? वर व वधू दोनों ही पक्ष के द्वारा रात्रि जगह किया जाता है। शादी वाले दिन के एक दिन पूर्व किया जाता है। और सब ये रात्रि जगह समाप्त होता है जो प्रातः कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़ी गीत गाया जाता है। और 32 नूतना क्या है? विवाह के अवसर पर वर तथा वधू की माता अपने पीहर वालों को निमंत्रण देने एवं पूर्व सहयोग की कामना प्राप्त करने जाते, इसे 32 या भात नूतना कहा जाता है। 32 नूतना या भात नूतना कहते हैं। जब लड़की की या लड़के की शादी है तो उसकी माँ के द्वारा अपने भाई को एक तरह से ये पैसे की कामना कहो या सहयोग की कामना कहो, यही 32 नूतना या भात नूतना कहा जाता है। मायरा, अपनी संतान के विवाह पर माता अपने पीहर वालों को न्योता भेजती है। जब उसके पीहर वालों ने आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कुछ मायरा या भात भरना कहलाता है। जब ये 32 नूती जाती है उसके पश्चात जो उसके पीहर वाले हैं या लड़के लड़की के मामा मामी या नाना नानी की पक्ष की ओर से आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कुछ देते हैं वह भात भरना या मायरा कहलाता है। निकासी, वह अपने संबंधियों मित्रों के साथ वधू के घर की ओर प्रस्थान करता है, इसे जान चढ़ाना या निकासी कहते हैं। जब वर अपने मित्रों या सगे संबंधियों के साथ वधू के घर की ओर या बारात जाना भी कहते हैं, इसको जान जाना या निकासी कहते हैं।
कंवारी जान का भात। बारात का स्वागत करने के बाद बारात को भोजन कराया जाता है, कंवारी जान का भात कहलाता है। जो स्वागत किया जाता है उनको भोजन कराया जाता है, वह कंवारी जान या भात कहलाता है। टूटिया की रस्म। टूटिया करने की शुरुआत श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह से मानी जाती है। इसमें महिलाएं दूल्हे के घर से बारात जाने के बाद विवाह की रस्मों को सांकेतिक रूप से निभाती हैं। शादी से पूर्व से लेकर 7 फेरों तक की रस्म रिवाज के संक्षिप्त रूप में बखूबी से निपटाने की प्रक्रिया को टूटिया कहते हैं। जब बारात चली जाती है तो घर की स्त्रियों के द्वारा खेल तमाशे किए जाते हैं, उसी को ही टूटिया कहा जाता है। सामेला क्या है? घर के वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत कर बारात को जनवासे में ठहराता है। इसे ठुमावा, अगवानी या मधुपर के सामेला कहते हैं। जब वर वधु के घर पहुंच जाता है तो उनके वधु पक्ष के माता पिता या सगे संबंधियों के द्वारा वर पक्ष का जो स्वागत किया जाता है और उनके लिए कहीं ठहरने की व्यवस्था की जाती है, इसे सामेला या ठुमावा, मधुपर के सामेला कहा जाता है। तोरण। जब वर वधु के घर पर प्रथम बार पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को घोड़ी पर बैठे हुए छड़ी या तलवार द्वारा 7 बार छूता है। एक तोरण क्या होता है? एक लकड़ी का खाती के द्वारा, कारपेंटर के द्वारा बनवाया जाता है और जिसपे चिड़िया सी बना होता है और वह घर के दरवाजे पर टांगी जाती है। जब वर पक्ष वर उसको घोड़ी पे बैठे बैठे या नीम की, हमारी तरफ तो नीम की डाली से छूते हैं, 7 बार छूते हैं, और किसी के यहाँ तलवार से भी छूते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। कन्यावली। विवाह के दिन वधु के माता पिता, बड़े भाई बहन आदि उपवास रखते हैं और कन्यादान के पश्चात वे कन्या का मुख देख कर भोजन करते से कन्यावल रखना कहा जाता है। फेरों के समय में किया जाने वाला व्रत। जिस दिन लड़की की शादी होती है उसके घर वाले, माता पिता हुए, बड़ी भाई बहन हुए, वो व्रत करते हैं और उसे ही कन्यावल कहा जाता है। पहरावनी या रंगभरी। बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, जिसे पहरावनी कहा जाता है। जब पहरावनी या रंगभरी क्या है कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को बारात विदा करते हैं, कुछ दान दक्षिणा भेंट दी जाती है, उसे ही पहरावनी या रंगभरी कहा जाता है। ओझण क्या है? बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला पहला दहेज होता है। ओझण क्या होता है? बेटी के फेरों के बाद होने के बाद जो अपनी लड़की को जो दान दे दिया जाता है उसे ओझण कहा जाता है। जेवनवार क्या है? वधु के घर पर बारात को 4 जेवनवार भोज देने का आम रिवाज है। पहला जेवनवार पाणी ग्रहण से पूर्व होता है, जिसे कंवारी जान का जीमन कहते हैं। दूसरे दिन का भोज परणी जान जीमन कहलाता है। शाम का भोजन बड़ी जान का जीमन और चौथा भोज मुकलानी कहलाता है। जेवन व्यार क्या है? 4 बार वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला भोजन है। जैसे कि पहुंचते ही दिया जाता है, जो पहले फेरों से पहले भोज दिया जाता है तो उसे कुंवारी जान का जीमन कहते हैं। फेरों के बाद दिया जाता है तो परणी जान का जीमन कहते हैं। फिर शाम को दिया जाने वाला भोजन बड़ी जान का जीमन होता है और चौथा भोज मुकलानी कहलाता है। लडार क्या है? कायस्थ जाति में विवाह के 6ठे दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला बड़ा भोज है। और हीरावणी क्या है? विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा। विवाह के दौरान जब हीरावणी विवाह के दौरान दुल्हन को दिया कलेवा कराया जाता है या कुछ मिठाइयाँ वगैरह खिलाई जाती हैं तो वह हीरावणी कहलाता है। बरोटी क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। जुआ जुई। विवाह के दूसरे दिन प्रातः वर को कवर कलेवे के लिए वधु के घर मांडे में बुलाया जाता है। दोपहर को जुआ जुई खिलाया जाता है। जुआ जुई क्या है? एक बड़े से, जिसे परात कह दो, कुंडा कह दो, उसमें दूध में कुछ फूल पत्र मिलाया दिए जाते हैं, अंगूठी डाल दी जाती है और वर वधु को जुआ जुई खिलाया जाता है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे की रीति रिवाज हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, आपके कमेंट मेरे को मोटिवेट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।